हेलो दोस्तों, केयर फॉर करियर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी का। प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर स्कूल एजुकेशंस के भी जो विभिन्न कक्षाएं हैं उन पर भी समास जो है वह विषय वस्तु के रूप में शामिल है। इसमें सबसे पहले हम इसका आशय देखेंगे। वास्तव में दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर एक नया सार्थक शब्द समास कहलाता है। जैसे यहाँ पर अपन ने एक उदाहरण लिए, नील कमल, अर्थात नीला है जो कमल, तो यहाँ इसको जोड़कर हम बोलते हैं नील कमल। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो दो पद इसमें जुड़ गए हैं, जिसमें से पहला पद जो आपके बाएं हाथ तरफ है इसको पूर्व पद कहा जाएगा, और जो सेकंड साइड आप देख रहे हैं जो आपके दाएं हाथ तरफ है इसको हम लोग उत्तर पद कहेंगे। यह इसलिए समझा रहा हूँ कि जब समास के प्रकार हम समझेंगे तब इस आधार पर आपको समास को समझने में काफ़ी सुविधा होगी। एक और उदाहरण लें हम, एक दूसरी बात बताने के लिए। जैसे राजपुत्र है, तो वास्तव में राजा का पुत्र जो है ये इसका समास विग्रह होगा। और आप एक बात यहाँ विशेष तौर पर वाच करेंगे कि ये जो बीच में विभक्ति आ रही है तो वो विभक्ति का लोप हो जाता है, और जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब इसी विभक्ति के आधार पर उसके प्रकारों का अध्ययन जब हम और कंपटीशन एग्जाम्स की ओर जाते हैं तब वो उन समास के अंदर के भेदों की ओर भी हमारी चर्चा करता है या हमसे प्रश्न पूछता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी कि विभक्ति जो है इसका लोप हो जाता है और उसके बाद एक नया शब्द मिल जाता है हमको, राजपुत्र। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। इन 6 प्रकार में सबसे पहला प्रकार है अवयवी भाव समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तीसरा समास है कर्मधारय। चौथे नंबर पे जो समास है वो है आपका द्विगु समास। पांचवें नंबर में हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। और अंतिम समास है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से ये 6 समास जो है वह हमारे अध्ययन की विषय वस्तु है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। अब यहाँ वही वाली बात मैं आपसे चर्चा करूँगा कि जो दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो अवयवी भाव समास में ये कहा जाता है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो अवयव होता है। जैसे आपने यथा को लिए तो यथा के आधार पर बहुत सारे शब्द आप बना सकते हो। जैसे यथा नियम, अर्थात नियम के अनुसार। यथा विधि, अर्थात विधि के अनुसार। यथाशक्ति, अर्थात शक्ति के अनुसार। इसी प्रकार से अगर मैं प्रति शब्द लूँ तो प्रति अवयव को ध्यान में रखकर प्रतिदिन यानी दिन दिन, हर दिन। प्रतिवर्ष अर्थात वर्ष वर्ष। प्रतिपल अर्थात पल पल। तो इस प्रकार से अवयवी भाव समास में महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जो पूर्व पद होता है वह अवयव होता है। यहाँ पर जो यथा है
ये पूर्व पद है, यहाँ पर जो प्रति है ये पूर्व पद है और ये अवयव होता है। इस प्रकार से इसे हम लोग अवयवी भाव समास कहते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग समास का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं, और दूसरा प्रकार है तत्पुरुष समास। जैसे इसके पहले मैंने आपसे चर्चा किया कि जैसे राजपुत्र हमने लिए समास, और इसके दो पद मैंने जैसा पूर्व में आपसे चर्चा किया कि जो बाएं हाथ में जो पद है जिसको हम लोग पूर्व पद कह रहे हैं, और दाएं हाथ तरफ जो पद है वो उत्तर पद कहलाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो उत्तर पद है ये वाला ये प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, और ये वाला जो पद है ये गौण होता है, अर्थात ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसके भी 6 प्रकार हैं तत्पुरुष समास के। इसमें सबसे पहले मैं एक एक जो उदाहरण है उनसे आपको परिचित कराना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ गगन चुंबी। इसका अगर विग्रह करें तो इसका विग्रह है गगन को चूमने वाली। जैसे इमारत होती है ना, तो आ रहा है गगन को चूमने वाली। दूसरा उदाहरण मैं ले रहा हूँ अब आपके लिए, वो है करुणापूर्ण। करुणापूर्ण का समास विग्रह क्या होगा? इसका होगा करुणा से पूर्ण। इसके बाद अगला उदाहरण है तीसरा, प्रयोगशाला। इसका समास विग्रह क्या होगा? ये होगा प्रयोग के लिए शाला। चौथा उदाहरण पाप मुक्त। उदाहरण बहुत छाट कर लिखवा रहा हूं मैं आपको। पाप मुक्त का अर्थ होता है, समास विग्रह होता है पाप से मुक्त। 5वें नंबर में आता है वही एग्जाम्पल जो पहले लिख चुका मैं आपके लिए, और इसके पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका, वो है राजपुत्र। इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। और 6वां और अंतिम उदाहरण आपके लिए, पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, वही पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। ये 6 मैंने जो आपको तत्पुरुष समास के उदाहरण दिया हूँ, वास्तव में ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण जो है वो इसके प्रकारों के आधार पर, ये 6 उसके प्रकार ही हैं। कैसे प्रकार हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला जो प्रकार है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म की विभक्ति को इस आधार पर अपन देखते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष है। दूसरा जो उदाहरण है वो करण। तो करण की विभक्ति यहाँ दी है आपको से। फिर तीसरा उदाहरण है संप्रदान। ये वाला जगह कम है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ बस। इसकी विभक्ति होती है के लिए। अगला उदाहरण आपका जो है वो है पाप मुक्त, अपादान तत्पुरुष का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपादान की विभक्ति से होती है, अलग होने का भाव है, लेकिन ये अंतर है। जो करुणापूर्ण है यहाँ पर जो करण है उसका अर्थ अलग है, और ये जो अपादान है इसका मतलब अलगाव या अलग होने के भाव से है, जैसे पाप से अलग होने वाली बात है। इसलिए अंतर है करण में और अपादान में। 5वें नंबर पर हम चर्चा कर रहे हैं संबंध। संबंध मतलब काके की इसकी जो विभक्ति है, तो यहाँ राजा का पुत्र आया आपका। और इसके बाद जो अंत में 6वां नंबर है वो अधिकरण। अधिकरण का में और पर होता है, तो यहाँ पर में शब्द का उपयोग हुआ। तो इस आधार पर ये उदाहरण आप पहले याद कर लें
एक लाइन से उसी क्रम में, तो आपको इसके एग्जाम्पल भी समझाएंगे, विभक्तियाँ भी याद हो जाएंगी आपको, और इसके प्रकार भी याद हो जाएंगे। अब अपन चलते हैं इसके बाद अगले समास की ओर। दोस्तों, तीसरा महत्वपूर्ण समास, इसका हम अध्ययन करेंगे, और इसका नाम जैसा कि आप देख रहे हैं कर्मधारय समास है। वास्तव में कर्मधारय समास के लिए सबसे पहले मैं आपको इसका उदाहरण लिखूं। नील कमल। इसमें यह भी समास, जैसा आपको पहले पता है कि दो या दो से अधिक पदों से बने सार्थक शब्द को हम लोग समास कहते हैं। और ये दो पद मैंने आपको जैसा पहले भी चर्चा किया था कि बाएं हाथ तरफ आपके जो है वो पूर्व पद कहलाता है, और जो दाएं हाथ तरफ है उसको हम लोगों ने उत्तर पद कहा है। अब जो पूर्व पद होता है ये एक्चुअल में विशेषण होना चाहिए। विशेषण का मतलब क्या है? विशेषण मतलब जो विशेषता बताए, जो विशेषता बताए उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। और उत्तर पद जो है विशेष से होना चाहिए। ये एक नया शब्द हो सकता है आपके लिए, जिसकी विशेषता बताई जाए। वो विशेष कहलाता है। अब इसका थोड़ा सा विश्लेषण आप देखें कि पूर्व पद विशेषण, तो यहाँ जो नील देख रहे हो ये पूर्व पद है, और ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा ना, इसकी विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पर जो कमल है ये बाद वाला पद है, तो ये विशेष है, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही, कमल की विशेषता बताई जा रही कि कमल कैसा है? नीला है। तो इस प्रकार से ऐसा समास या ऐसा शब्द जो जिसमें पहला पद जो है वो विशेषण हो और जो उत्तर पद हो वो विशेष हो, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जाए, उसे हम लोग कर्मधारय समास जो है वह कहते हैं। अब इसी में मैं आपको और आगे रख लेता हूँ। दोस्तों, इसके एग्जाम्पल्स पर अपन चर्चा करें। सबसे पहला इसमें मैं शब्द ले रहा हूँ पीतांबर। पीतांबर मतलब पीत धन अंबर। पीत विशेषता द्वारा, पीत मतलब पीला, तो पीला है अंबर यानी कपड़ा जिसका, वो पीतांबर। दूसरा शब्द ले रहा हूँ मैं कृष्ण सर्प। यहाँ पर भी दो शब्द हैं। कृष्ण जो है वो विशेषण है काला, और ये विशेष है, अर्थात सर्प मतलब सर्प की विशेषता बता रहा, यानी काला सर्प जो है ये इसमें कहा जा रहा है। तीसरा शब्द जो है वो नीलकंठ। यहाँ पर भी नील विशेषण है, ये कंठ की विशेषता बता रहा है। कंठ विशेष है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही, अर्थात नीला जिसका कंठ हो वो नीलाकंठ कहा जा रहा है। इसके बाद चौथा शब्द महापुरुष। यहाँ पर भी दो शब्द हैं, और उसमें जो महाशब्द है ये विशेषण है। इन पूर्व में आप देखो, नील जो है विशेषता, कृष्ण जो है विशेषण, पीतांबर में पीत जो है वो विशेषण, और जो पीछे वाला पोर्शन, रेस्ट पोर्शन जो आपका आप देख रहे हैं वो वाला विशेष्य के अंतर्गत आ रहा है। जैसे यहाँ पर अंबर शब्द है, ये विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही। यहाँ पे सर्प है, इसकी विशेषता बताई जा रही। यहाँ कंठ की विशेषता बताई जा रही। यहाँ पे पुरुष की विशेषता बताई जा रही। तो इस तरीके से यहाँ पर अपन देखते हैं कि कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। एक उदाहरण और, बड़ा प्यारा उदाहरण है, कनकलता। अब यहाँ कनक मतलब सोने की, तो कनक जो है वो क्या विशेषण है, ये बता रहा है विशेषता किसकी? लता की। लता क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कर्मधारय समास उस समास को बोलते हैं जिसमें जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है, जो कि विशेषता बताता है किसकी? जो उत्तर पद होता है उसकी, यानी कि उसे विशेष्य कहा जाएगा। द्विगु समास हम पढ़ेंगे इसके बाद चौथे नंबर पर।
वास्तव में द्विगु समास में भी हम चर्चा करें तो एक शब्द मैं लेता हूँ, नवरत्न। नवरत्न में भी पदों की बात करें, 2 पद हैं। ये वाला जो पद आप देख रहे हैं ये पूर्व पद कहलाएगा, जो बाएं हाथ में है, और ये जो दाएं हाथ में आप देख रहे हैं वो उत्तर पद। उत्तर मतलब बाद वाला, पूर्व मतलब पहले वाला। तो जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है। यहाँ पर भी जो 9 दे रहे हो, 9 आप देख रहे हैं, उसका संख्या से 9। इस तरीके से इसकी विशेषता यह है कि इसका पूर्व पद जो है वो संख्यावाचक होगा। इसमें कुछ उदाहरण, जैसे दोपहर, यहाँ पर जो 2 शब्द आ रहा है आपका वो संख्या है। दूसरा उदाहरण त्रिफला, 3 फल, यहाँ पर भी त्रि मतलब 3। तीसरे नंबर पर चौराहा, यहाँ जो चौ शब्द है वो 4 के लिए उपयोग या प्रयोग किया जाता है। चौथे नंबर में पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह, पंच का मतलब 5 है। 5वें नंबर में है सप्तर्षि, सप्त मतलब 7। फिर नवरत्न, यह जो 9 शब्द आप देख रहे हैं इसका मतलब 9 है। तो अगर अपन देखें, जो पूर्व पद की बात करें, चाहे दो पैर का दो हो, त्रिफला का त्रि हो, चौराहे का चौ हो, पंचतंत्र का पंच हो, सप्तर्षि का सप्त और नवरत्न का नव, ये पूरे जो पूर्व पद हैं ये संख्यावाचक हैं। और यही विशेषता है द्विगु समास की। 5वें नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द्वंद्व समास। जैसा आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि द्वंद्व का मतलब ये होता है कि जिसके दोनों पद प्रधान हों। एग्जाम्पल्स से शुरू करें बात को, जैसे माता पिता। अब यहाँ पर अगर आप देखें, ये पद पहले भी चर्चा किया, पूर्व पद, ये बाद वाला पद उत्तर पद, ये 2 पद सामान्य तौर पर समास में मिलते हैं हमको देखने के लिए। और दोनों पद जो हों वो बराबर के हों, दोनों ही प्रधान हों, तो ऐसे समास को हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। और अगर इनको आप अलग अलग करोगे तो और शब्द का उपयोग होगा। जैसे माता पिता को अलग करेंगे तो माता और पिता, इस तरीके से इसे कहा जाएगा। इसी में अपन आगे एग्जाम्पल्स देखें तो जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, सुख और दुख। तीसरे नंबर में घी शक्कर, घी और शक्कर। चौथे नंबर में जल वायु, जल और वायु। 5वें नंबर पर भूख प्यास, भूख और प्यास। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। भाई बहन, भाई और बहन। इस प्रकार 2 बातें इसमें ध्यान रखने योग्य बात है। पहली बात तो ये है कि ये दोनों पद आपस में बराबर होंगे। इसके अलावा इनको जब अपन बीच से जो इसमें योजक का चिन्ह एक लगाया जाता है, अगर इसको अपन अलग अलग कहें तो इसमें और का उपयोग किया जाएगा। जैसे सुख दुख है तो सुख और दुख, क्योंकि दोनों बराबर के। तो इस तरह से यह जो समास है, यह समास द्वंद्व समास कहलाता है। समास में अब हम
छठवें समास की चर्चा करने जा रहे हैं। इसका नाम है बहुब्रीहि समास। इस समास में न हम पूर्व पद पर ध्यान देंगे, न हमको उत्तर पद से कोई खास मतलब होगा, अपितु हमें जो एक नया सार्थक शब्द हमारे सामने आएगा समास बनने के बाद, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो नया सार्थक शब्द किसी तीसरे पक्ष की ओर स्पष्ट इशारा कर रहा है क्या। ये एक महत्वपूर्ण बात बहुब्रीहि समास में होती है। उदाहरण पर मैं आ रहा हूँ। जैसे शब्द एक ले रहा हूँ मैं, दशानन। अर्थ पता आपको? 10 है आनंद जिसके, 10 सिर वाला। अब 10 सिर वाला कौन है? निश्चित तौर पर रावण। दूसरी बात मैं करूं, पीतांबर। पीतांबर मतलब पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान विष्णु। तीसरे नंबर में लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। चौथे नंबर में त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, अर्थात स्वयं साक्षात शिव। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला शब्द, निशाचर। निशाचर का मतलब होता है जो रात में भ्रमण करते हो, विचरण करते हो, यानी कि राक्षस। छठवें नंबर में महावीर। महावीर जो महान है, जैसे हनुमान की ओर ये संकेत कर रहा है। तो इस तरीके से सभी पदों पर जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि ये एक तीसरे पक्ष की ओर बात को रख रहे हैं, जैसे त्रिलोचन, निशाचर, महावीर। तो इस तरीके से बहुब्रीहि समास में जो नया सार्थक शब्द होता है वह तीसरे पक्ष जो है उसको सामने लाता है, और अगर ऐसी कोई स्थिति के शब्द में बनती है तो उसे हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। आपने ध्यानपूर्वक इसे समझा, अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।